हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बुक, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड में यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। तो आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके 2 नंबर में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन दोनों में से कोई एक मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके बाद हमें आंसर निकालना है। मगर उससे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात है, क्या 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110 एंड 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले का जो x का कोफिशिएंट है और ऊपर वाले का जो y का कोफिशिएंट है वो सेम है। ऊपर वाले का जो x का कोफिशिएंट है, नीचे वाले का y का कोफिशिएंट सेम है। अगर इस तरीके से x और y के कोफिशिएंट ऊपर नीचे सेम हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार आप इस इक्वेशन को ऐड करोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे। 1 है, ये 2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110 एंड 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। दोनों को मैंने ऐड किया, मैंने इन दोनों को ऐड किया, आया 68x प्लस 68y इज इक्वल टू 272। आपने देखा यहाँ से 68 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 272। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 68 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 68 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो आ जाएगा 272, यानी कि ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई जिसको मैंने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि एक बार हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है, 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110 एंड 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 करेंगे। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा, 47 में से 21 को माइनस करेंगे, आएगा 26, माइनस का 26x, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे आएगा प्लस का 26y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 52। ठीक है, यहाँ से मैंने 26 को कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 52। 26 से कट गया 2 टाइम्स, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई जिसको मैंने बोला 4। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी जो दी हुई है वो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक x मेरा पॉजिटिव है और एक नीचे वाली इक्वेशन में x मेरा नेगेटिव है। मैं सीधा इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना। ऐड जैसे ही मैंने किया दोनों कैंसिल हो गए, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 आ गया आपका, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू मेरी 3 आ गई। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखा आपने 21x प्लस 47y लिखा था, इसकी जगह पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो वो है 378x प्लस 472y इज इक्वल टू, कुछ भी दे सकते हैं वो आपको। ठीक है, प्लस 378y इज इक्वल टू, इस तरीके से इतने बड़े बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो वहां पे घबराना मत कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। क्या करना है आपको, सीधा एक बार ऐड कर देना इक्वेशन को और एक बार सब्ट्रैक्ट। एक बार क्या करना है, ऐड कर देना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। वहां से सिंप्लीफाई होकर दो इक्वेशन, छोटी छोटी इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, फिर उसके अंदर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा देना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, फाइंड x एंड y।
एक ट्राइंगल है, तीनों एंगल दिए हुए हैं, आपको पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है यानी कि वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यानी कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री करता हूं तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी कि x प्लस वाई की बात करूं तो वो 140 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज x एंड y। x एंड y के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, एक बार आपको x प्लस वाई दिया हुआ है, एक बार x माइनस वाई दिया हुआ है। मैंने सीधे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 2x हो गया, y से y मेरा कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड किया है 170। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 85। अगर x मेरा 85 है तो y निकालना कितना आसान हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। x मेरा 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 140, तो y कितना आ जाएगा, 140 माइनस 85 कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आगे चलते हैं। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। यहाँ पे हमारे दो बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी एज आपको उसके सम के इक्वल दी हुई है। जैसे कि मैंने बोला अगर मैंने बोला फादर की एज को x मान लेते हैं, मगर यहाँ पे सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन दिया हुआ है, दो बच्चे और हैं। अगर मैं एक बच्चे की एज को मैंने y ले लिया और दूसरे को z ले लिया तो यहाँ पे तो तीन वेरिएबल हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, तीन वेरिएबल हो गए। मगर हमें कितने वेरिएबल चाहिए होते हैं, हमें तो दो वेरिएबल चाहिए होते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर को कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब कैसे करें, तो देखो मैंने क्या बोला, फादर की एज x है, मैंने बोला लेट the sum of ages of two children, दोनों बच्चों की जो एज का सम है उसको मैंने y ले लिया। यानी कि दोनों बच्चे जो हैं उन दोनों की जो एज का सम है वो y है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स है उनके बच्चे की एज का। पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अब उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मुझे बताओ जरा फादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी, है ना। बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, मुझे ये बताओ। बच्चों की जो एज का समय अभी y है, ठीक है, दोनों बच्चों की जो एज का समय है वो y है। 20 साल के बाद मुझे बताओ जरा इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, क्या इसके अंदर मैं 20 ऐड करूंगा या 40 ऐड करूंगा। देखो 20 साल के बाद क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों की एज 20 और 20 ऐड प्लस होगी ना भाई। अगर एक बच्चा होता तो मैं यहाँ पे केवल 20 लिखता, उस बच्चे की एज 20 साल बढ़ गई। मगर यहाँ पे दो बच्चे हैं भाई, एक अगर 15 का है 20 साल के बाद वो 35 का हो जाएगा, और दूसरा अगर 15 का है 20 का है तो वो 40 का हो जाएगा। तो दोनों की एज 20-20 साल ऐड हो गई ना। तो आपको यहाँ पे केवल 20 ऐड नहीं करना है, यहाँ पे दोनों बच्चों का आपको 20 दोनों बच्चों को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हो जाएगा y प्लस 40। ठीक है, क्या बोला है, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन। अब 20 साल के बाद उसकी जो एज है वो उसके बच्चों की एज के बराबर हो जाएगी। यहां से मेरा x कितना आ गया, y प्लस 20 आ गया। मगर मेरा x कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है। x की जगह पे मैंने 2y इज इक्वल टू y प्लस 20 डाल दिया। 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया। यानी कि y इज इक्वल टू 20। भाई मेरा 20 निकल के आ गया। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ द फादर। फादर की एज निकालनी है, तो फादर की एज क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी कि 40 ईयर्स। x क्या आ जाएगा, 40 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई थी कि जब हम लोग 20 साल के आगे जाएंगे तो हम लोग इसके अंदर केवल 20 ऐड नहीं करेंगे, हम 20 को दो बार ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि दो बच्चों के बारे में बात हो रही है, एक बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द टू एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। ठीक है, मैंने बोला लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in A and B be
x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों के अंदर x और y है, a के अंदर x है और b के अंदर y हो गए। आगे देखते हैं। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम a टू b। a से मैंने b में, a के अंदर पहले x थे, अब 10 बच्चे चले गए तो 10 बच्चे माइनस हो जाएंगे। मैंने b में भेजे हैं, मैंने b में भेज दिए तो b के अंदर 10 बच्चे प्लस हो गए। भाई तभी तो बैलेंस बना रहेगा, तभी बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे उन्होंने क्या बोला है, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम, अच्छा यहां से x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम b टू a, अगर यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर b से मैंने, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम b टू a, b से अगर मैंने 20 बच्चों को भेज दिया, अगर मैंने b से 20 बच्चों को भेज दिया तो 20 बच्चे जाएंगे कहां, वो जाएंगे a के अंदर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a, जो a के अंदर जो बच्चे होंगे, बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन b, यानी कि जो x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 20 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40 हो जाएगा। यानी कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, माइनस 60 हो गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ऊपर दी हुई है, एक इक्वेशन आपको नीचे दी हुई है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बस इनको। तो मैंने फटाफट से सॉल्व करना शुरू करा। मेरी एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। मैंने दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का था वो माइनस का था। y इज इक्वल टू 80 मेरा आंसर आ गया। y क्या आ गया, 80। यानी कि जो मेरे b के अंदर बच्चे हैं वो 80 हैं। तो मैंने बोला फाइंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टू हॉल्स, तो a के अंदर कितने बच्चे होंगे। अब a के अंदर अगर मुझे बच्चे निकालने हैं तो इक्वेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 20 हो गया, तो x इज इक्वल टू 100 हो गया। a के अंदर हमारे 100 बच्चे हैं और b के अंदर हमारे 80 बच्चे हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर व्हाइल हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग को पता है कि आजकल के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क आपको मिल जाएगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। जयंती ने, एक बच्ची है, उसने 120 क्वेश्चंस का आंसर किया। ठीक है, एंड गॉट 90 मार्क्स, और उसको मिले कितने नंबर, 90 मार्क्स उसको मिले। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली। मैंने बोला, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन उसने करेक्टली आंसर किए, वो मैंने ले लिया x। तो जरा मुझे बताओ कि रॉन्ग आंसर्स कितने होंगे। अगर मैंने टोटल 120 क्वेश्चंस किए जिसमें से x मेरे सही हैं, मैंने टोटल 120 क्वेश्चंस किए जिसमें से मेरे x सही हैं, तो रॉन्ग कितने होंगे सर। टोटल में से करेक्ट आंसर्स को माइनस कर दो, रॉन्ग आंसर्स निकल जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया। अब अगर मैंने बोला मार्क्स की मैं बात करता हूं, तो अगर उसने करेक्ट आंसर दिया तो x इंटू 1 यानी कि x आएगा। अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया तो, अगर रॉन्ग आंसर दिया तो क्या होगा कि हाफ मार्क उसका डिडक्ट हो जाएगा। भाई इतने रॉन्ग आंसर्स हैं, इनटू हाफ कर देंगे तो इतने मार्क्स हमें डिडक्ट करने होंगे। करेक्ट आंसर के लिए x यानी कि 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। देखो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आगे, शी गॉट 90 मार्क्स, यानी कि x प्लस हाफ ऑफ 120 माइनस x इज इक्वल टू 90। भाई दिस इज द करेक्ट आंसर्स, x मेरे करेक्ट आंसर हैं जो उसको मिले,
सॉरी नॉट प्लस, दैट इज माइनस, दैट इज माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि मैं जो रॉन्ग आंसर है उसको इसमें से माइनस करूंगा, इज इक्वल टू 90। अब हमें क्या करना है, देखो एक ही इक्वेशन बनी है, एक ही वेरिएबल है, सीधा सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी 2 नहीं, ये पूरे के नीचे 2, मैंने एलसीएम लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 90, है ना। 2x प्लस एक्स 3x माइनस 120 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 180 हो गया, 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 180 प्लस 120 आएगा, 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 300 आएगा, x इज इक्वल टू 100। यानी कि उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए, उसने करेक्ट आंसर्स दिए 100। उसने रॉन्ग आंसर्स कितने दिए, उसने रॉन्ग आंसर्स कितने दिए 120 माइनस 100, दैट इज 20 रॉन्ग आंसर्स दिए। 100 करेक्ट आंसर देने के लिए उसको 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मगर क्योंकि उसने 20 रॉन्ग आंसर दे दिए और 20 रॉन्ग आंसर के लिए उसके मार्क्स कितने डिडक्ट हो गए, 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो कितने मार्क्स आ गए 90 मार्क्स आ गए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, मैंने बोला कि जितने उसने करेक्ट आंसर दिए वो मेरे एक्स हैं, टोटल आंसर उसने दिए 120, करेक्ट आंसर टोटल आंसर 120, तो 120 में से करेक्ट वाले माइनस कर दिए तो बचे रॉन्ग वाले। अब जब वो करेक्ट आंसर दे रही थी तो उसको एक नंबर मिल रहा था, x इंटू 1, एक नंबर उसको मिल रहा था, मगर जब वो रॉन्ग आंसर दे रही थी तो उसको कितने मिल रहे थे, हाफ मार्क्स मिल रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इंटू 1/2, इतने रॉन्ग आंसर्स हो गए। इन इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, करेक्ट आंसर में से रॉन्ग वाले अगर मैं माइनस कर दूंगा, करेक्ट आंसर में से अगर मैं रॉन्ग वाले माइनस कर दूंगा तो मेरा 90 आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे को अगर मैंने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली, मेरे को 100 नंबर मिलने वाले थे, अब मैंने जितने गलत कर दिए वो इस 100 में से तो माइनस होंगे, है ना, वो 120 में से थोड़ी माइनस होंगे, वो तो जितने मार्क्स मुझे मिले उसमें से माइनस होंगे, ठीक है। तो मुझे कितने मार्क्स मिले, मुझे एक्स मिले और इतने सारे रॉन्ग हो गए, तो टोटल मार्क्स में से रॉन्ग वाले मैंने माइनस कर दिए, 90 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 100 आ गई। x की वैल्यू अगर 100 है तो हमारे जो रॉन्ग आंसर्स होंगे वो 20 होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, 2-3 बार रीड करना, इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हालांकि आप लोग पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसका भी 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और इसके सारे के सारे जो वर्टेक्स होते हैं, जो सारे के सारे जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर आते हैं, सारे के सारे जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर आते हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने ये जो आपको हिंट दिया है, जो अभी मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताई है, जिसको ये प्रॉपर्टी पता होगी वो क्वेश्चन तो आसानी से कर लेगा, जिसको नहीं पता होगी वो फंस जाएगा। फिर वो क्या बोलेगा कि टीचर ने तो ये क्वेश्चन कभी कराया ही नहीं। अरे भाई, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये आप लोग 7th 8th में भी पढ़ चुके हो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10th स्टैंडर्ड में टीचर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ाएगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें खुद से भी करनी होती है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी तो है कि हमें पढ़ना है, तो वो इस क्वेश्चन को करने से हो जाएगी। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं फटाफट से। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा D हो गया। A आपको दिया हुआ है 6x + 10 और B आपको दिया हुआ है 5x, आपको C दिया हुआ है x + y, यस, और D आपको दिया हुआ है 3y - 10, 3y - 10, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यानी कि 6x + 10 प्लस x + y शुड बी इक्वल टू 180। 6x + x 7x प्लस y शुड बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा 170। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि एंगल D और एंगल B का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगेन। तो 5x + 3y - 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x + 3y इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 190। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई।
मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 5x + 3y ये पहली इक्वेशन है, ये वाली मेरी पहली इक्वेशन है, ये वाली दूसरी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये आ गया 35x + 5y इज इक्वल टू 17 5 850। ये पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को 7 से किया, तो 35x + 7 3 21y इज इक्वल टू 19 7 113, एक सेकेंड, 19 इंटू 7 9 7 63 का 6 7 7 133 और एक 0 90 वाला, ठीक है। 19 7 9 7 63 का 6 7 7 133, राइट। अब आगे देखते हैं, सबट्रैक्ट कर दिया मैंने तीनों को, सबट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, 21 में से 5y गया, बचा 16y, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, 1330 में से 850 को माइनस करना है, 0 से 0 गया, 13 में से 5 गए, बचे 8, अब यहाँ पे बचा 2, 12 में से 8 गया, बचा 4, 480 वो भी बचा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 30, मेरी y की वैल्यू आ गई। अगर y की वैल्यू 30 आ रही है तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया 7x + 30 इज इक्वल टू 170, तो 7x इज इक्वल टू 170 माइनस 30, तो 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब x और y की जो वैल्यू मैंने निकाली है, क्या वो करेक्ट वैल्यू है या रॉन्ग वैल्यू है, इसको देखने के लिए मैंने क्या किया, एंगल A और एंगल C निकाला और उन दोनों का सम देखा, क्या वो 180 की इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने बोला एंगल A जो कि मुझे दिया हुआ था 6x + 10, 6 इंटू 20 + 10 दैट इज 120 + 10 दैट इज 130, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एंगल निकाला C, एंगल C जो कि आपको क्या दिया हुआ है x + y, x कितना है मेरा 20 और मेरा y मैंने कितना निकाला 30, तो ये कितना हो गया 50। अगर मैं एंगल A + एंगल C की बात करता हूं, एंगल A मेरा 30 है और एंगल C मेरा 50 दिया हुआ है, यानी कि 180 आ गया। हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया, x और y की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी थी, कौन सी, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको पता होना चाहिए। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो A + C 180 डिग्री हो जाएगा और B + D 180 डिग्री हो जाएगा। वहां से हमारी x और y की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या एंगल A और एंगल C का सम वाकई में 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है, डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस दिस, ठीक है। हमें 3 लाइन दे दी और इन्होंने बोला कि यहां से वर्टिसेस निकालो, यहां से वर्टिसेस निकालो किसके, ट्रायंगल के। अगर मैं बात करता हूं, ट्रायंगल आपको पता है 3 लाइनों से बनता है, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी। तो मुझे क्या निकालने, मुझे वर्टिसेस निकालने, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि ये क्या होंगे, ये मेरे क्या होंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये जो लाइन जा रही है ये मेरी 1 है, ये जो लाइन जा रही है ये मेरी 2 है और ये जो लाइन जा रही है ये लाइन मेरी 3 है, तो आपने देखा कि एक जगह 1 और 2, 1 and 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये लाइन 3 है मेरी और ये लाइन मेरी 1 है, हाँ, और ये लाइन मेरी 2 है, ठीक है। आपने दूसरी जगह पे देखा कि 3 and 2 भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपने एक और जगह पे देखा कि 1 and 3 भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे कोई ग्राफ तो बनाना नहीं है। अगर ग्राफ बनाना होता तो मैं इन तीनों इक्वेशन का बॉक्स बनाता, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालता, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता और मेरा इस तरीके से ट्रायंगल मुझे मिल जाता। मगर उन्होंने क्या बोला है आपको, उन्होंने क्वेश्चन में पहले मेंशन कर दिया कि एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व नहीं करना है। तो फिर हमने क्या देखा कि पहले मैं 1 और 2 के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, 3 और 2 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और 1 and 3 के निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने से मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। जब 3 and 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये वाला पॉइंट आ रहा है। जब 3 and 1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है, यानी कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि वहां पे x और y की वैल्यू जरूर निकलेगी। तो बस स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले 5x, मैंने, अच्छा एक काम करते हैं, इनको नाम देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये वाली इक्वेशन को नाम दे दिया 3। तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन
1 एंड 2 को ले लिया, तो ये दिया हुआ है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा y का कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सीधा इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 11x ये दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 1। x मेरा 1 आ गया यहाँ से। अगर मेरा x 1 आ गया तो मैंने किसी भी इक्वेशन में यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x मेरा 1 है तो 2y ये 1, अच्छा 1 प्लस इज इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2y इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है जहां पे 1 और 2 इंटरसेक्ट करेंगी वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,0। पहले वाले के क्या निकल गए 1,0 पहले वाले के निकल गए। चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या करा, अब मैंने देखा इक्वेशन मैंने कौन सी देखी 3 और 2, इक्वेशन 2 एंड 3 मैंने ले ली। इक्वेशन 2 दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और 3 जो दी हुई है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। अब आपने देखा अगर नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y का कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 34, माइनस कर दिया, माइनस करेंगे माइनस 11x ये दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू माइनस 33, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया x इज इक्वल टू 3। अगर मेरा x 3 आ रहा है तो मेरे को y निकालना है, तो मैंने क्या किया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 में 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 1। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा वो क्या आ रहा है 3, -1, 3, -1। यहाँ से मेरे जो कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं 3, -1 मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब बच्ची मेरी कौन सी 1 एंड 3, मुझे कौन सी बची 1 एंड 3। 1 एंड 3 में मैंने देखा कि 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब सीधा मैंने इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये हो गया 11x इज इक्वल टू y से y कट गया इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 2। ये मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू जैसे 2 आई मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, 5 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 5 इज इक्वल टू वाई। यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 2,5। ये मेरे थर्ड वाले 2,5 थर्ड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए कहा था उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि इसको ग्राफ पेपर पे दिखाओ, ग्राफ पेपर दिखाओ कि उनको पता है बहुत आसान है, अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके एल्जेब्रिकली बोला। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि एल्जेब्रिकली ये तो हमने कभी किया ही नहीं और बस वहां पर क्वेश्चन गिव अप करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। एल्जेब्रिकली दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और मेरे को अगर ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए 3 साइड चाहिए, ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे 3 साइड चाहिए, 3 साइड यानी कि 3 जगह ये जो लाइंस है, ये 3 जगह लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सोल्यूशन होगा। मैंने सोल्यूशन निकाल दिए तीनों जगह, मैंने 3 सोल्यूशन उसके निकाल दिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050। जमीला ने एक टेबल और एक चेयर 1050 रुपए में बेच दी। एक टेबल और एक चेयर दोनों को मिला के 1050 में उसने बेच दी। ठीक है, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल एंड 25% ऑन द चेयर। टेबल पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ और चेयर के ऊपर 25% का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या है टेबल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू वाई। टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने एक्स ले लिया और जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो मैंने वाई ले लिया। अब मैंने ये देखा कि उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है, 10% का प्रॉफिट उसको हुआ है टेबल पे और 25% का प्रॉफिट उसको हुआ है चेयर के ऊपर। अब मैंने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट ऑन टेबल फर्स्ट। प्रॉफिट कितना है टेबल पे, कितना है 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन द टेबल। तो 10%, अच्छा प्रॉफिट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हमेशा जो निकलता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है।
तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज x, है ना। यानी कि परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा इंटू x, ये 0 से 0 कट गया, x/10, यानी कि परसेंटेज की अगर बात करूं तो 10% का प्रॉफिट हुआ है, और अगर मैं अमाउंट में नंबर में बात करूं तो वो x/10 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। अगर x/10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपने प्रॉफिट निकाला उसके अंदर आपको कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दो। प्रॉफिट मैंने कितना निकाला, x/10 निकाला, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना लिया था मैंने, x लिया था, तो x प्लस 10x/10, यानी कि यहाँ पे x आएगा 11x/10। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। ये सेलिंग प्राइस निकल के किसकी आ गई, ये सेलिंग प्राइस मेरी टेबल के निकल के आ गई, कि टेबल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 11x/10 होगी। कैसे किया, दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट देखा कि प्रॉफिट जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। प्रॉफिट को मैंने चेंज करा नंबर के अंदर, नंबर के अंदर चेंज करने के लिए वो आया x/10। कैसे चेंज किया, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, और मैंने कॉस्ट प्राइस लिया हुआ है x, मैंने जो टेबल का कॉस्ट प्राइस लिया हुआ है x, और प्रॉफिट मैंने देखा 10% ऑन द टेबल, तो मैंने यहां से चेंज किया, यहां पे मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, अमाउंट जो नंबर में मैंने निकाला वो आया x/10। तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, वहां से सेलिंग प्राइस निकल जाता है। कॉस्ट प्राइस मेरा x है, प्रॉफिट मेरे को x/10 हुआ, तो यहां से मेरा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो 11x/10 आ गया, किसका, टेबल का। आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला कि उसने जो चेयर है 25% के प्रॉफिट पे बेची, तो मैंने देखा प्रॉफिट ऑन चेयर कितना है, 25/100 इंटू वाई, यानी कि y/4, 25 1 जा 25 4 जा, y/4 प्रॉफिट आ गया किसके ऊपर, चेयर के ऊपर। तो चेयर की सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस निकाला, प्रॉफिट यानी कि y/4 प्लस कॉस्ट प्राइस यानी कि y, ये कितना आ जाएगा, y प्लस 4y/4 यानी कि 5y/4। दोनों का सेलिंग प्राइस मेरे पास आ गया, मगर सर क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1050, सेलिंग प्राइस दिया हुआ ना, टेबल और चेयर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा यानी कि 11x/10 प्लस 5y/4 शुड बी इक्वल्स टू 1050। यहां से मैंने क्या किया, फटाफट से एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम मेरा 20 आ जाएगा, 20 एलसीएम लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे, इज इक्वल टू 1050। ठीक है, अब यह क्या आ जाएगा, 22x प्लस 25y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10 का 1, और 2 1 2, और ये वाला 0, 2 0 0, हाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला 0 यहां पर आ गया। ठीक है, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने आगे क्या बोला है, अब उसने आगे बोला कि अगर इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल, अगर वो 25% का प्रॉफिट टेबल पे बनाता, पहले उसने 10% का प्रॉफिट बनाया था, मगर उन्होंने यहां पे बोला कि अगर वो 25% का प्रॉफिट बनाएगा टेबल के ऊपर, अगर वो 25% का प्रॉफिट बनाएगा टेबल के ऊपर और 10% का बनाएगा चेयर के ऊपर। पहले इसका उल्टा था, टेबल पे 10% का बनाया था और जो प्रॉफिट चेयर पे था वो 25% का था। अगर वो उसका उल्टा कर देगा तो फिर उसको प्रॉफिट होगा 1065 का। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सबसे पहले फिर से, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, अब दूसरी इक्वेशन मैं निकाल रहा हूं। दूसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर उसको प्रॉफिट ऑन टेबल कितना हुआ है, 25% का हुआ है, यानी कि 25/100 इंटू एक्स, क्योंकि टेबल का तो मेरा x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा सीधा कितना, x/4, यानी कि सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो x प्लस x/4 यानी कि 5x/4 सेलिंग प्राइस आ जाएगा टेबल का। और अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट ऑन चेयर, पहले कितना हुआ था 10%, मगर अभी कितना, सॉरी पहले 25%, अभी कितना 10%, 10/100 इंटू वाई इज इक्वल टू y/10। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की अगर बात करता हूं तो मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट मेरा निकला है उसके अंदर मैंने सीपी को ऐड कर दिया, तो ये 11y/10 आ गया, यानी कि y/10 प्लस, सॉरी यानी कि, हाँ यानी कि 5x जो कि मेरी टेबल की कॉस्ट है प्लस बाई 4 है ये, प्लस सेलिंग प्राइस प्लस जो ये मेरी चेयर की निकली है, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 1065 आना चाहिए इस केस में।
समझ में आ रहा है ना? बस जो यहाँ पे मैंने करके दिखाया उसको मैंने यहाँ पे दोबारा से कर दिया, कुछ अलग नहीं किया मैंने। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? फिर से 20 आएगा। इसका मतलब 5 से तो ऊपर आ जाएगा 25x प्लस इसका मल्टीप्लाई किससे? इसका मल्टीप्लाई 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 22y इज इक्वल टू 1065। तो 25x प्लस 22y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 5 से 10 का 1, 2 1 2, 2 6 12, 13 का 1, 2 1 2 और ये वाला 0। ये आ गई दूसरी वाली इक्वेशन। दोनों इक्वेशन मिल गई हमको दोनों इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे वो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है। ये नंबर से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इस नंबर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ऊपर नीचे वो एक दूसरे के इंटरचेंज कर रखे हैं, तो मुझे क्या करना है? एक बार प्लस एक बार माइनस। जैसे मैं ये करूंगा मेरे कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई है 22x प्लस 25y, 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 21,000। और वहां पर क्या दी हुई है? 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 21300। यही दी हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 21300, 2100, 25, हाँ यस। अब मैंने क्या किया? एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। मैंने जैसे ऐड किया यहाँ पे आ गया 47x प्लस 47y, 2 0 ये रहे, यहाँ पर आ गया 3 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 2 3 0 0, ये 0, ये वाला 0, ये 3 के साथ ये आ गया 1 + 1 2 एंड 2 + 2 4। ठीक है, यहाँ से 47 आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 2 3 0 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 2 3 0 0 बाय 47। देखो जरा डिवाइड हो रहा है, देखो जरा डिवाइड हो रहा है। मैंने देखा 47 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 से 63 का 6, 9 4 से 36, 36 प्लस 6 423, 47 9 0 0, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। पहली इक्वेशन ये मैंने क्या रहा था? ऐड। अब मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। अब मैंने किया 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 21300। इसमें से मैंने किया 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 21000। 3 0 है, 25y, यस। मैंने किया माइनस माइनस माइनस। अगर मैंने माइनस किया, यहाँ पे आया 3x, यहाँ पे आया माइनस का 3y इज इक्वल टू, अब माइनस करते हैं, ये 0, ये भी 0, 3 में से 0 गया बचा 3। ठीक है, 1 में से 1 गया बचा 0, 2 में से 2 गया बचा नथिंग 0, तो क्या बचा मेरा? 300। तो मैंने देखा 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 300, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। एक बार ये दोनों इक्वेशन को मैंने कर दिया प्लस। प्लस करते ही y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 500। x की वैल्यू 500 आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 500 आ गई, 500 माइनस वाई इज इक्वल टू 100 को इधर ले आते हैं, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू वाई, 400 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू 400 आ गई, एक्स की वैल्यू 500 आ गई। वाई की वैल्यू 400, एक्स की वैल्यू, यानी कि जो टेबल है 400 और जो मेरी चेयर है वो 500। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। अंकिता जो है वो 14 किलोमीटर होम घर जाती है, आधा रास्ता वो रिक्शा से ट्रेवल करती है और आधा वो बस से ट्रेवल करती है। शी टेक्स हाफ एन आवर if she travels 2 km by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, she travels 4 km by rickshaw and the remaining distance by bus. She takes 9 minutes longer. Find the speed of the rickshaw and the bus.
मुझे स्पीड निकालनी है रिक्शा की और बस की। मैंने बोला लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा इज इक्वल टू एक्स एंड दैट ऑफ बस इज इक्वल टू वाई। मैंने एक स्पीड को x ले लिया, एक स्पीड को मैंने y ले लिया, ठीक है, स्पीड मुझे दी हुई है। अब मैंने बोला कि टाइम का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है। सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले t1 मैंने निकाला। मैंने बोला कि उसने 2 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल किया है। अगर उसने डिस्टेंस 2 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल किया तो टाइम कितना लगा होगा, 2/x लगा होगा। x उसकी स्पीड है रिक्शा वाले की। अब मैंने बोला t2 निकालते हैं। अगर 2 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल किया है, टोटल 14 किलोमीटर है, तो यानी कि बस से कितना ट्रेवल किया होगा, 12 किलोमीटर, और वहां पे स्पीड कितनी है y। टोटल टाइम कितना लगा उसको, उन्होंने बोला टोटल टाइम उसको लगता है कितना, शी टेक्स हाफ एन आवर, आधा घंटा उसको लगता है। आधा घंटा यानी कि 30/60, अगर मैं आवर्स की बात करूं तो 2 हो गया, यानी कि 1/2 उसको लगता है। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2/x प्लस 12y y इज इक्वल टू 1/2। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां नहीं छोड़ते। मैंने एलसीएम ले लिया xy, तो आ जाएगा 2y प्लस 12x अपॉन xy इज इक्वल टू 1/2। मैं 2 को इधर ले गया, ये 4y प्लस 24x इज इक्वल टू xy। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब t1 t2 निकाल दिया। अब उसने बाद में क्या बोला, ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा। मैंने बोला टाइम 3, अगर रिक्शा से 4 किलोमीटर जा रही है, रिक्शा की स्पीड कितनी है, x है, और अब रिक्शा से अगर इतना गई है तो बस से कितना गया होगा, फिर 10 गया होगा, उसकी स्पीड y है। इन्होंने क्या बोला, पहले के मुकाबले उसने 9 मिनट ज्यादा लगा दिए, 9 मिनट ज्यादा लगा दिए, यानी कि t3 प्लस t4 पहले था 30 मिनट्स, अब कितने हो गए 39 मिनट्स। r में चेंज करूंगा, 60 से डिवाइड कर दिया। 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 13/20 आ गया। 3 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 4y प्लस 10x, मैंने बस एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू 13/20। इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, 20 मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 80y प्लस 200x इज इक्वल टू 13xy, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर अभी तक सारे के सारे इक्वेशंस हमने जो सॉल्व किए हैं वो सॉल्व ऐसे किए हैं जहां पे x और y आ रहे थे, ठीक है, या तो 20x प्लस 30y इज इक्वल टू समथिंग। मगर सर यहां पर तो प्रॉब्लम आ गई, यहाँ तो xy आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो xy आ गया, दोनों नंबर आ रहे हैं। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि xy की वैल्यू ये दी हुई है, xy किसके इक्वल है, 4y प्लस 24x के इक्वल है। मैंने क्या किया, ये xy की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया, 80y प्लस 200x इज इक्वल टू 13 टाइम्स 4y प्लस 24x। मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 80y प्लस 200x इज इक्वल टू 13 4 जा 52y प्लस 13 4 जा 52, 2 का 5, 13 2 जा 26 प्लस 5, 26 प्लस 5 31x, ठीक है। यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अब मैं इस सबको उधर ले जाता हूं। 0 इज इक्वल टू 312x माइनस 200x प्लस 52y माइनस 80y। इसमें से माइनस किया 112x, यहां से माइनस किया माइनस, जैसे मैंने माइनस किया क्या बचेगा यहाँ पे, 80 में से अगर 50 गए बचे 30 और 2 यानी कि 28y, और यहाँ पे आ गया 0। यहां से मैंने देखा कि 28 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 28 मैंने कॉमन निकाला, 28 4 जा 112 4x माइनस y, यानी कि 28 इधर गया 0 इज इक्वल टू
4x माइनस वाई, यानी कि 4x इज इक्वल टू वाई। मेरी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4x। अब मैंने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और इसके अलावा एक इक्वेशन मेरी एक और बनेगी इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर मैंने y इज इक्वल टू 4x को पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं, इतने स्पेस में हो जाएगा। y 4y प्लस 24x इज इक्वल्स टू xy। ठीक है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है 4x दी हुई है, तो 4 इंटू 4x प्लस 24x इज इक्वल टू x इंटू 4x। ये हो गया 16x प्लस 24x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया आया 40x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 40 से कट गया 10 टाइम्स x से ही x कट गया, 10 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 10 आ गई, तो y इज इक्वल टू 4x हमने कैलकुलेट किया था, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो y इज इक्वल टू 40। y मेरा 40 आ गया, x मेरा 10 आ गया, यानी कि रिक्शा की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक अ पर्सन, एक आदमी है जो कि रोइंग कर रहा है स्टिल वाटर में, यानी कि स्पीड ऑफ बोट आपको दे दिया, स्पीड ऑफ बोट मुझे दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्टिल वाटर है यानी कि स्ट्रीम की तो स्पीड ही नहीं है। अगर वो चला रहा है तो 5 किलोमीटर किसकी स्पीड हो गई, बोट की स्पीड हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला, अ पर्सन गोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैंने बोला वो x किलोमीटर पर आवर दी हुई है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर मुझे अपस्ट्रीम जाना है, अगर मुझे अपस्ट्रीम जाना है यानी कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और मुझे ऊपर की तरफ जाना है, मुझे ऊपर की तरफ जाना है, पानी नीचे आ रहा है, मुझे ऊपर जाना है, तो क्या होगा कि जो बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे डाउन स्ट्रीम जाना है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, कि भाई पानी भी नीचे जा रहा है और मुझे भी नीचे ही जाना है, तो दोनों की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, पानी मुझे अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जब जाएंगे तो प्लस करेंगे, अपस्ट्रीम जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो ये मेरे डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब मैंने बोला टाइम का फॉर्मूला बता दो सर, डिस्टेंस कितना है, जब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम वो जा रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो उसकी स्पीड कितनी है 5 माइनस एक्स। ये टाइम 1 ले लेते हैं, टाइम 2 मैंने बोला 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो जा रहा है 40 और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 5 प्लस एक्स। क्या बोला उसने, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ऊपर जाने में उसको जितना टाइम लग रहा है वो 3 गुना है नीचे जाने वाले से। अगर नीचे जाने में 1 घंटा लग रहा है तो ऊपर जाने में 3 घंटे लगेंगे। तो यानी कि अगर मैं T1 और T2 के बीच में रिलेशन बताऊं, ये कहां जा रहा है डाउन स्ट्रीम, ये है मेरे डाउन स्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम, यानी कि जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 3 गुना किसका है, अपस्ट्रीम का। समझ में आया, यानी कि जब वो ऊपर जा रहा है तब टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर इससे T1 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो T2 की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब तो ये हो गया कि डाउन स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि जब वो ऊपर जा रहा है T1 जो टाइम है, ऊपर अपस्ट्रीम जाने का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम वाले का 3 गुना है। थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 3 टाइम्स। यानी कि मैं इसको सॉल्व करता हूं, 40 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, अब उसके बाद 40 अपॉन
5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन 5 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 का मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स और 120 का मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स के साथ, क्या आ जाएगा 5 4 20, 200 प्लस 40x इज इक्वल टू 12 5 से 60, 600 माइनस 120x। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को उधर ले जाते हैं, वेरिएबल को इधर ले आते हैं, 40x प्लस 120x इज इक्वल टू 600 माइनस 200, ये हो जाएगा 160x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 बाय 160, 0 से 0 कट गया, 4 10 जा 4 4 जा 2 जा 5 जा, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्या याद रखना है? ये टाइम वाला, ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये वाली चीज समझ लेना कि भाई अप स्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने में कम टाइम लग रहा है, ये याद रखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। A two-digit number is obtained by either by multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5। टू-डिजिट नंबर याद है? हम लोगों ने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया था कि टू-डिजिट नंबर जहां पे हम लोग टेंस प्लेस पे x ले रहे थे, वंस प्लेस पे y ले रहे थे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। एक टू-डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको, जिसको हमने क्या करा, A two-digit number is obtained either by multiplying the sum of the digits by 8, sum of the digits by 8 and then subtracting 5। सबसे पहले मैंने बोला टेंस प्लेस पे मैंने ले लिया y और मैंने वंस प्लेस पे ले लिया x, तो मेरा टू डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? मेरा टू डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? 10y प्लस x मेरा टू डिजिट नंबर गया। अब उसके बाद a two digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits टू डिजिट नंबर कहां से मिलता है? अगर आप सम ऑफ द डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 यहां से आपको टू डिजिट नंबर मिल जाएगा। और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, अच्छा यहां से मेरे को टू डिजिट नंबर मिल जाएगा, और by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3, अगर मैं ये भी करूंगा तो भी मुझे टू डिजिट नंबर मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। क्या बोला है उसने? टू डिजिट नंबर, आपको पता है टू डिजिट नंबर टेंस प्लेस पे y ले लिया, वंस प्लेस पे मैंने x ले लिया, उसके बाद टू डिजिट नंबर क्या बन गया? 10y प्लस x मेरा बन गया। उसने बोला ये नंबर को, अगर आप ये नंबर बनाना चाहते हो तो आप दो तरीके से बना सकते हो। अगर आपने उनके दोनों डिजिट को प्लस करके 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें से -5 कर दिया तो भी टू डिजिट नंबर मिल जाएगा। टू डिजिट को, यानी कि दोनों जो डिजिट दी हुई है x और y, दोनों को अगर आपने प्लस करके 8 से मल्टीप्लाई किया, -5 कर दिया तो भी टू डिजिट नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि उन दोनों का डिफरेंस निकाल के 16 से मल्टीप्लाई करके +3 कर दो तो भी टू डिजिट नंबर मिल जाएगा। अब यहां से क्या करना है? बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं। अब यहां से मुझे क्या करना है? मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, और इतने सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, तो इसमें आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन यहां से आपका हो गया होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या हो गया? आपका होमवर्क हो गया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, है ना? आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। एक रेलवे की जो हाफ टिकट होती है वो उसका क्या होता है? फुल फेयर का आधा। यानी कि अगर मान लो एक अडल्ट की टिकट 100 रुपए की है, तो जो हाफ टिकट होगी वो 50 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। मगर रिजर्वेशन चार्जेस, अगर मान लो आपकी फुल टिकट के ऊपर रिजर्वेशन चार्जेस 10 रुपए लग रहे हैं, तो हाफ टिकट पे भी रिजर्वेशन चार्जेस पूरे 10 रुपए ही लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला हमें निकालना क्या है? फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। मुझे निकालने हैं रिजर्वेशन चार्जेस निकालने हैं, और मुझे फुल फेयर निकालना है कि फुल फेयर कितना है। मैंने बोला फुल फेयर मेरा x होगा, रिजर्वेशन चार्जेस मेरे x होंगे और फुल फेयर मेरा y होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
क्या बोला है उसने, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530। एक टिकट जो फर्स्ट क्लास की टिकट है अगर वो रिजर्वेशन करवाता है तो उसको कितने पैसे देने हैं, 2530 देने हैं। देखो टिकट के अंदर सबसे पहले उसने एक रिजर्वेशन चार्ज दिया होगा, ठीक है, प्लस फेयर दिया होगा उसने, रिजर्वेशन चार्ज प्लस फेयर, उसको कितना देना पड़ा, 2530। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। उसने जब पहली एक टिकट करवाई तो उसने रिजर्वेशन चार्ज दिया और उसने फेयर का चार्ज दिया, फुल फेयर जो भी है वो उसने दिया, तो 2530 उसने दिया। नेक्स्ट केस में उसने क्या बोला है, ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, उसने एक और टिकट करवाई, जब एक और टिकट कराई तो वहां पर भी उसने एक रिजर्वेशन चार्ज दिया होगा, एक फुल फेयर उसने दिया होगा, ठीक है, ये तो उसने दिया होगा, एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, हाफ टिकट भी ले ली। अब मैंने जैसे ही बोला कि अगर उसने हाफ टिकट ली है तो हाफ टिकट के केस में क्या होता है कि वहां पर रिजर्वेशन चार्जेस तो पूरे लगते हैं, तो रिजर्वेशन चार्जेस तो उसके पूरे लगे होंगे यहां पे, बट जो टिकट का जो फेयर होता है वो आधा हो जाता है, टिकट का जो फेयर है वो आधा हो जाता है, और ये उसका हुआ कितना, 3810। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा पूरा 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाते हैं, 7620, 2x प्लस 2x 4x, 2y प्लस y 3y इज इक्वल टू 7620। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन आपको ऊपर दी हुई है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को या तो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन मेरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, ठीक है। मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन को, जो मैंने इक्वेशन अभी लिखी है, इसी इक्वेशन को मैं रेज करता हूं। नीचे वाली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7620। मैंने क्या करा, इसी वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, तो ये जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 0 से 0, 4 3 से 12 का 1, 4 5 से 20, 21 का 2, 4 2 से 8 प्लस 2 10, ठीक है। माइनस 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 4x से 4x कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 10 1 2 0 में से 7 6 2 0 माइनस करते हैं 0 0, 11 में 6 6 किया बचा 5, यहाँ पे आ गया पहले यहाँ पे 10 था 9 आ गया, अब बचा मेरा 2 2 5 0 0 मेरा आ गया, 2 5 0 0 मेरा आ गया, वो भी नेगेटिव का, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2 5 0 0। मेरा y कितना आ गया, यानी कि फुल फेयर कितना है, 2 5 0 0 है। अब मैंने बोला रिजर्वेशन चार्जेस निकाल देते हैं, y की वैल्यू ले जाकर के मैंने इसमें प्लेस कर दी, x प्लस 2 5 0 0 इज इक्वल टू 2 5 3 0, x इज इक्वल टू 2 5 3 0 माइनस 2 5 0 0, कितना हो जाएगा, 30 रुपीज का रिजर्वेशन चार्ज है, 30 रुपीज का रिजर्वेशन चार्ज है। समझ में आया आपको? इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस मुश्किल कहां तक था, मुश्किल था ये वाली इक्वेशन, और मुश्किल क्या था, मुश्किल ये समझना था कि रिजर्वेशन चार्जेस पूरे लग रहे हैं मगर फुल फेयर आधा लग रहा है ना। जो हाफ टिकट होती है तो फुल फेयर नहीं होता वहां पे, उसको हाफ कर देंगे, तो जो फुल फेयर मेरा था वाई मैंने लिया होता उसका मैंने हाफ करके इसके अंदर ऐड कर दिया। रिजर्वेशन चार्जेस दोनों बार पूरे लगेंगे, 10 टिकट होंगी तो 10 बार रिजर्वेशन चार्जेस लगेंगे और फुल फेयर लगेगा। अगर उसमें से हाफ टिकट होंगी तो वो फुल फेयर का हम हाफ करते चले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना इक्वेशन बनाना आसान रहेगा, उतनी कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान रहेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।